तो स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में, जहां मिलते हैं आपको डिटेल्ड नोट्स विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक वीडियो, जिस एक वीडियो में इस चैप्टर 1 के आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट की क्लैरिटी। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ करनी होगी इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए टाइम की वैल्यू को अहमियत देते हुए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, हमारा चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है, तो पहले हम जान लेते हैं चैप्टर के नाम का मतलब। जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब देखो आपने बचपन से हम पढ़ते आए हैं केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज कोई भी चेंज जो रिवर्सिबल होता है, जिससे कोई सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बना और वापस वही सब्सटेंस बन जाएगा, मतलब कोई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया। और वहीं हम देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में, जिसमें कोई भी जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन गया है तो वापस वो दोबारा से वही सब्सटेंस फिजिकल चेंज से नहीं बनेगा, फिजिकल मेथड से वापस वो सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगर वो सब्सटेंस वापस बनाना है तो उसके लिए मुझे केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाके कोई वो सब्सटेंस वापस से वो बन पाएगा, और वो भी सब में नहीं बनेगा। तो अगर मैं इस पूरी बात को संक्षेप करूं एक पॉइंट में, कि एक सब्सटेंस से जब कोई नया सब्सटेंस बन जाए जिससे पहले वाला सब्सटेंस वापस से ना बन सके विद फिजिकल मेथड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है? हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। और जहां केमिकल चेंज होगा वहां नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और वहीं को हम कह देंगे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यही होती है हमारी क्या? केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की हमारी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा दूध से दही बन जाना, या फिर हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होना। हम देखते हैं कि हम कोई भी फूड डाइजेस्ट करते हैं, हम खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमने फूड सब्सटेंस खाया वो एक अलग फॉर्म में था, और वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ? अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये एक हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या आया? केमिकल चेंज आया। अब इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना, उसमें से ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड के साथ मिलाकर क्या बना देना? एनर्जी बना देना। तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है और नया सब्सटेंस बन रहा है, जिसमें जैसे कि ऑक्सीजन या वाटर। तो वो भी क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? अगले एग्जांपल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर रस्ट जम जाना। हम देखते हैं लोहे पे जल लग गई है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो केमिकल रिएक्शन हुई। फिर अगला एग्जांपल है दही बनना दूध से। तो ये सब हमारे क्या हुए? कुछ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, वो हमने देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या ऑब्जर्व हमें होता है। जैसे कि जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। चेंज इन स्टेट कैसे? हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, हम जानते हैं। फिजिकल क्या होते हैं हमारे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो हमेशा कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है। जैसे आयरन पर रस्टिंग हुई, आयरन पर कलर कैसा होता है? जब कोई नया आयरन लेकर आते हैं, आयरन गेट या आयरन की रोड कुछ भी, तो सिल्वर कलर में रहती है मोस्टली। लेकिन जब उस पर रस्टिंग हो जाती है, जल लग जाता है, आपने देखा होगा कैसे कलर की एक लेयर जम जाती है उसके ऊपर, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन। तो कलर भी क्या हो गया? उसका चेंज हो गया ना केमिकल रिएक्शन के बाद। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला? हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में दीवारों पर क्या होती है? व्हाइट वॉशिंग होती है। उसके लिए क्या आता है? पैकेट में एक व्हाइट पाउडर आता है, और उसमें क्या मिलाते हैं? हम पानी मिलाते हैं। फिर उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और उसको हम क्या कर देते हैं? दीवारों पे, घर पे व्हाइट वॉशिंग करवा देते हैं। तो जब उस व्हाइट पाउडर में हमने पानी मिलाया
तो वो जो हमारा कंटेनर था वही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस पाउडर में हमने वाटर मिलाया तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें से क्या निकली, हीट बाहर निकली और उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है। तो जब भी किसी उसका पोजीशन का, प्लेस का, वहां पर क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होती है, मतलब कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर हमें क्या देखने को मिलती है कि उनमें से गैसेस क्या होती है, इवोल्व होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस के ये कुछ चेंजेस थे जो हमें देखने को मिलते हैं। अब जो ये हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम केमिकल कोई भी रिएक्शन हुई तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस यूज हुआ होगा। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस होता है कोई भी मैटर, है ना। हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि एवरीथिंग इज मैटर। तो हर चीज क्या रही होगी, मैटर रही होगी, जिससे क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, जिसमें जिस जगह पर वहां पर सब्सटेंस होंगे। सब्सटेंस क्या, मैटर होंगे। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, पार्टिकल। पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं, पढ़ा हमने 9th क्लास में। और वो एटम्स किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। तो जब कोई एलिमेंट्स में क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिले और उन एलिमेंट्स का क्या सिंबल यूज करके, जैसे कि सोडियम का हो गया Na, जिंक का हो गया Zn, ऑक्सीजन का हो गया O, हाइड्रोजन का हो गया H, पोटेशियम का हो गया K। तो ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल हैं, हमने याद किए केमिकल्स एलिमेंट्स के सिंबल्स। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज करके मैं क्या लिख दूं, एक इक्वेशन की फॉर्म लिख दूं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। तो जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, उसमें हम कैसे लिखते हैं, जो भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिल गई, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट्स कह देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हुए रिएक्टेंट। फिर रिएक्टेंट होने के बाद जो कोई नए सब्सटेंसेस बनते हैं, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, 3 बने, कितने भी बने, जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट एक थे, एक ये था, एक 2 ये थे, 2 रिएक्टेंट थे, तो 2 हो, 1 हो, 3 हो, कितने भी सब्सटेंसेस हो, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नए सब्सटेंसेस बने उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा बीच में मैंने क्या लगाया, एक एरो लगाया कि ये आपस में रिएक्ट करे और उसके बाद आगे क्या बना, MgO बन गया। तो इस एरो ने क्या बताया कि जो रिएक्शन थी ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है कि ये आपस में रिएक्ट करे और ये नया सब्सटेंस बन गया। तो ये क्या हुआ, हमारा एरो डायरेक्शन बता रहा है रिएक्शन का कि हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे ये बना है, ना कि इससे ये। अगर ऐसा होता तो मैं एरो इधर की तरफ लगाता, लेकिन एरो कहां है, उधर की तरफ है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। फिर उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी मैं बर्न करूं एयर में, और बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न करा एयर में, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। और यही क्या हो गया, ये तो उसकी एक स्टेटमेंट फॉर्म थी इस रिएक्शन की। और जब मैंने सिंबल्स का यूज करके उसके एक इक्वेशन लिख दी तो वो कहलाई उसकी केमिकल इक्वेशन। सो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट होती है सिंबल्स का यूज करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन देखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स में मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने क्या करा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल इक्वेशन बनाई, क्या, उनके सिंबल्स का यूज करके। लेकिन इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। तो ये जो हमारे फिजिकल स्टेट है ये क्या चीज है, ये फिजिकल स्टेट हमने पढ़ी है जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर अभी मैंने बताया 3 होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी जो सब्सटेंस है या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा। जैसे कि जो हमारी इक्वेशन थी Mg प्लस में O2 गिव्स में MgO। तो इसमें ये जो हमारा Mg है ये क्या होता है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो कि सॉलिड होता है।
ऑक्सीजन एक गैस है जिसे हम इनहेल करते हैं, तो ये क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए एस लगा दिया, लिक्विड है तो एल लगा दिया, गैस है तो जी लगा दिया। लेकिन अब ये एक्वस नाम की क्या चीज है, एक्वस एक अलग हमारी फॉर्म आती है केमिकल रिएक्शंस में, जो कि हमने चैप्टर 2 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जिसमें कि मैटर अराउंड अस प्योर में, कि जब कोई भी हम मिक्सचर करते हैं वहां पे एक सॉल्यूशन बनके जो तैयार होता है कोई, जैसे कि मैं लिख दूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दो चीजें होती है, या एक तो होगा क्या सोल्यूट और एक होगा क्या सोलवेंट। सही जा रहा हूं मैं? तो ये जो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट है, ये क्या होता है, सोल्यूट होता है हमारा कम मात्रा में और सोलवेंट होता है हमारा ज्यादा मात्रा में। तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, वाटर में मिला दे, जिसमें सोलवेंट हमेशा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ऑलवेज वाटर क्या रहे, हमेशा सोलवेंट रहे, और सोल्यूट कोई भी सब्सटेंस हो तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस का ये क्या कहलाया, एक्वस सॉल्यूशन कहलाया। इसी ये आ गई हमारी क्या चौथी फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि अभी व्हाइट वॉशिंग का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा, क्या आता है हमारा क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग के लिए एक पाउडर आता है, और ये कैसी फॉर्म में आता है, हमारा सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2 हो गया, तो वाटर कैसी फॉर्म में हमारी, लिक्विड, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, L लगा दिया। अब जब भी मैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की होल ट्वाइस। और ये जो बन के तैयार होता है हमारा, ये भी किस फॉर्म में बन के तैयार होता है, क्योंकि ये एक कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, सॉलिड था, इसमें हमने वाटर क्या मिलाया, लिक्विड मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हमारा सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा सोलवेंट। तो इसमें वाटर मिला दिया तो ये कैसा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया हमारा, एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, क्या लगाऊंगा, एक्वस लगाऊंगा, AQ। तो ये हो गई हमारी चौथी स्टेट, क्या, एक्वस स्टेट। अब ये हमें पता लग गया एक्वस स्टेट में क्या होता है, सोलवेंट हमेशा वाटर रहता है। अब इसके बाद कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है, जब उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में यूज हुए जो एलिमेंट हैं उनके जो मास है, मास क्या मतलब, आप सभी ने पढ़ा है 9th क्लास में चैप्टर 3, हमने देखा है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका एक एटम होता है। एटम का क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या कह देते हैं, उसका एटॉमिक मास कह देते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हैं, जब वो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं होते, तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्योंकि वो क्या है, एक अनबैलेंस्ड फॉर्म है। अनबैलेंस्ड, बैलेंस कब होगी, जब बराबर होंगे। तो ये एक अनबैलेंस्ड फॉर्म है। कैसे देखो, हमारा इधर मैग्नीशियम कितने, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर मैग्नीशियम कितने, 1, ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हो गए ऑक्सीजन 1। तो ये क्या हो गई हमारी अनबैलेंस्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल हो गया ये हमारा, ठीक है, Mg, यही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। Mg के आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, तो यहाँ पे 1 एटम है। ऑक्सीजन के आगे 2 नंबर लिखा है तो 2 एटम है, लेकिन इनके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1, तो 1 एटम है। तो Mg तो इधर भी एक रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी एक, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है। तो ये क्या हो गई, एक अनबैलेंस्ड फॉर्म हो गई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं, यानी कि उनका मास बराबर कर दूं, बैलेंस कर दूं, और मास बराबर कर दूं मतलब नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे बराबर करूंगा, जैसे ऑक्सीजन इधर 2 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 ही था, तो ज्यादा वाले को तो कम कर नहीं सकता, कम वाले को मैं ज्यादा करूंगा। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन जहां 1 थे वहां मैं 2 करूंगा।
दो लगाने के लिए कभी भी मैं राइट साइड में नंबर नहीं लगाऊंगा, नहीं तो सब्सटेंस की क्या होगी, केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत में दो लगाऊंगा लेफ्ट साइड में। तो कहां लगाया, देखो लेफ्ट साइड में दो मैंने लगा दिया। अब जैसे मैंने लेफ्ट में दो लगाया, ये दो ऑक्सीजन के लिए भी है पर साथ में मैग्नीशियम के लिए भी है। तो ऑक्सीजन इधर दो थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो दो हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो हो गए। इसीलिए मुझे मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगाना पड़ा, दो लगाना पड़ा। यहाँ था दो, नहीं यहाँ लगाना पड़ा। अब मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट में दो, प्रोडक्ट में दो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में दो, प्रोडक्ट में दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, जिसको हमने क्या कह दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने देखा कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है, जब हम उसे बैलेंस कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसे बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमने उसे एक जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख तो रखा था ना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में, तो बैलेंस क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमने 9th क्लास के 3rd चैप्टर में पढ़ा है, हमारा पहला टॉपिक क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ा है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी मास को हम ना तो क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, ना मास को क्या कर सकते, डेस्ट्रॉय कर सकते। मतलब क्या हुआ इसका, कि उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो मास बराबर होगा। भाई मास क्या है, उनका एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या है, उनके नंबर ऑफ एटम्स टोटल, और उन एटम्स में भी क्या, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कम ज्यादा हो नहीं सकते, वो तो न्यूक्लियस से बाहर आएंगे नहीं। ठीक है, तो किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो उतने ही रहेंगे, तो एक एटम का मास तो उतना ही रहेगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम ज्यादा होने की वजह से उनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो सब्सटेंसेस हैं, उनके मास क्या हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से हम, क्योंकि लो कहता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास ना तो क्रिएट हो सकता, ना ही डेस्ट्रॉय हो सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कैसे, उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड क्या करके, बराबर करके। तो अब देखते हैं हम आगे कि बराबर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है हमारा, जो कि बुक में भी गिवन है, Fe प्लस में H2O गिव्स में क्या हो गया, Fe3O4 प्लस में H2। अब क्योंकि एक हमारी एक रिएक्शन है जिसमें आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। आ गई एक कंडीशन कि केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की हमने देखा था चेंजेस क्या, कि क्या होगी, गैस इवॉल्व होगी, तो गैस इवॉल्व हो गई। तो चलो वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या, कि किस तरह हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहले बैलेंस करने का जो स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंसेस, पहले हमें देखना कि कितने हमारे पास रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाते हैं, बीच में प्लस का सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो रिएक्टेंट्स के बीच में भी प्लस लगाते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट्स के बीच में भी क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो इधर एक रिएक्टेंट है, मतलब कितने रिएक्टेंट हमारे, इधर एक प्लस है, तो कितने रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा। फिर प्रोडक्ट भी कितने हमारे पास, दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमारे पास दो ही रिएक्टेंट है और दो ही प्रोडक्ट है। अब अगला स्टेप क्या हमारा, हमें क्या करना है, इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना है, क्योंकि हम इन सब्सटेंसेस के आगे नंबर लगा करके उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, हम वो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि हम कोई भी नंबर अगर लगाए बैलेंस करने के लिए तो वो स्टार्टिंग में लगाए। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या याद रखना हमें, तीसरी बात, कि कोई भी जो हम नंबर लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट में, स्टार्टिंग में लगाएंगे। कोई भी नंबर अगर हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, लगाना होगा। तो अब देखो इसमें आगे, कि अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं देखूंगा कि रिएक्टेंट एलिमेंट मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं। तो देखो, अब एलिमेंट मेरे पास कौन कौन है, Fe एक एलिमेंट है मेरा,
ठीक है। फिर H2 में देखो एक कौन एलिमेंट H है, तो एक एलिमेंट हो गया मेरा H। दूसरा एलिमेंट कौन है O, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है मेरे पास। अब जो रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे वही तो प्रोडक्ट में भी होंगे, तो प्रोडक्ट में मैच करने की जरूरत तो नहीं है, कोई नया एलिमेंट तो आ नहीं जाएगा प्रोडक्ट में। तो देखो वही Fe, वही O और वही हाइड्रोजन, कुछ अलग नहीं है। अब बस मुझे करना ये है कि इन्हें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गिनना है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सिर्फ गिनना है मुझे, और मुझे कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है। तो देखो Fe के आगे कोई नंबर लिखा है? नहीं लिखा। जहां कोई नंबर नहीं होता वहां कौन होता है? 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सबका मालिक एक, भगवान। तो देखो Fe के आगे कोई नंबर लिखा है? नहीं। तो कितने एलिमेंट, कितने हैं Fe, नंबर ऑफ एटम? 1। हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर लिखा है? बिल्कुल लिखा है, 2। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर लिखा है? नहीं लिखा। यहाँ पे कोई नंबर है? नहीं। तो कौन सा नंबर हुआ? 1। तो ऑक्सीजन के एटम हो गए कितने रिएक्टेंट में? 1। अब इसके आगे अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट में मेरे पास Fe प्रोडक्ट में कहा? ये रहा। Fe के आगे कोई नंबर लिखा है? बिल्कुल लिखा है। कितना लिखा है नंबर? 3। तो Fe के कितने नंबर ऑफ एटम हो गए प्रोडक्ट में? 3 हो गए। फिर उसके बाद मैं देखूंगा H, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन देखो प्रोडक्ट में कहा लिखा है? ये रहा। हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर लिखा है? 2 लिखा है। तो हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम हो गए? 2 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन का है प्रोडक्ट में? ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर लिखा है? बिल्कुल लिखा है, 4। तो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम हो गए? 4 हो गए प्रोडक्ट में। ये रहा। ओके। अच्छा, ये जो वन शॉट वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, जिसमें मैंने आपको ये पहचानना बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी सब्सटेंस में, वो हम कैसे पहचानते हैं। जिसके लिए कि मैं एक बताऊं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये हाइड्रोक्साइड के आगे ब्रैकेट में लिखा 2, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा, इस हाइड्रोजन के लिए भी होगा। वहीं अगर मैं लगा दूं इसके शुरू में 3, तो ऑक्सीजन के भी कितने आइटम थे? 2 थे। हाइड्रोजन के भी कितने थे? 2 थे। लेकिन कैल्शियम के आगे कोई नंबर है? नहीं, ये 1 था। तो कैल्शियम कितने थे? 1 थे, क्योंकि 2 कैल्शियम की तो लिए तो नहीं है, ये ब्रैकेट में अंदर लिखे हर एलिमेंट के लिए। लेकिन जैसे मैंने लगा दिया 3, इसका मतलब क्या है? मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये सारे एटम्स आपस में मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया। किसका मॉलिक्यूल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो CaOH की ट्वाइस और CaOH की ट्वाइस। तो जब मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम के टोटल कितने एटम हो गए? 1, 2, 3, क्योंकि 3 कैल्शियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। तो कैल्शियम के 3 एटम, ऑक्सीजन के कितने हो गए? ऑक्सीजन के 2 पहले से ही थे, 3 और लगा दिया मैंने, 2 ये रे, 2 ये रे, 2 ये रे, तो कितने हो गए? 2 3 जा 6। फिर वही हाइड्रोजन के लिए भी है 2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम थे? 2 थे। तो अब मैंने जैसे ही 3 लगाया, ये हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 3 जा 6, 2 ये रे, 2 ये रे और 2 ये रे। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब देख लिया हमने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। अब बस मुझे क्या करना है? गिनती को बराबर करना है। इधर 3 है प्रोडक्ट में, कौन? Fe। तो रिएक्टेंट में भी क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। मैंने कहा कम तो हम किसी को कर नहीं सकते, बस कम वाले को हम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं इधर 3 कैसे करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 3 जा 3। अब 3 और 3 क्या हो गए? बराबर हो गए। कैसे? रिएक्टेंट में मैंने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई करी। तो जहां Fe है रिएक्टेंट में, वहां मैं क्या कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके बाद अब देखो बैलेंस और कौन नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन इधर कौन है? कितने हैं? प्रोडक्ट में 4, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1। तो मैं क्या करूंगा? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी कितने हो जाएं? रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन हो जाए मेरे पास 4। तो 1 4 जा 4। तो देखो वो गलती से वो लिख दिया, तो ऑक्सीजन। तो देखो 1 4 जा 4। तो रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन हो गए 4 और प्रोडक्ट में भी हो गए 4। कैसे? यहां मैंने कुछ छेड़ा नहीं, तो मैं यहां कुछ नहीं छेड़ूंगा। मैंने यहां कुछ चेंज करा, तो क्या चेंज करा? 4 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जहां भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन होंगे वहां मैं 4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये रहा मेरे पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, तो 4 से कर दी मैंने मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन क्या हो गए? बराबर हो गए। आयरन क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 4 लगाया, ये 4 ऑक्सीजन के लिए तो लगा,
साथ में हाइड्रोजन के लिए भी लग गया, तो क्या होगा, अब हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट में, 4 2 जा 8 हो गए। तो जहां हाइड्रोजन थे मेरे वहां मैंने कर दी 4 से मल्टीप्लाई, ये कर रखी पहले से ही। तो अब मैं क्या कर दूंगा, रिएक्टेंट में मेरे पास जब 8 हो गए हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में भी क्या करूंगा 8 कर दूंगा। कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 4 जो क्या हो गए 8 हो गए। तो जहां मेरे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में जहां था वहां मैंने क्या करी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये लो कर दी 4 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन भी मेरे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, और ये रिएक्शन अब मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसी को हम क्या कह देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हम इतनी देर से देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस हमारी लाइफ में हर जगह हमारे आसपास इतनी केमिकल रिएक्शंस होती है। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है। तो ये हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर या फिर कुछ और प्रोसेस के बेसिस पर ये हमारी जो रिएक्शंस है ये कुल 5 टाइप की है हमारी 10th के सिलेबस में। ठीक है, इसके अलावा 2 और टाइप आती है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ये 2 तरीके की जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं ये हमें आगे पढ़नी है इस चैप्टर में। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो मेन जो है हमारे सिलेबस में वो 5 टाइप्स है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, तो अगर ऑप्शन में आता है 5 तो हमें 5 को प्रेफरेंस देनी है। तो अब देखिए जो हमारी पहली टाइप है वो क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम में क्या आ रहा है, कंबाइन आ रहा है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और जुड़ेंगे कब, कोई एक ही सब्सटेंस क्या खुद से जुड़ सकता है, नहीं, जुड़ने के लिए उसे कोई और सब्सटेंस भी चाहिए होगा। तो कम से कम 2 सब्सटेंस होंगे वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 2 3 4 हो गए वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, लेकिन जुड़ के बनाया एक ही सब्सटेंस। ठीक है, जुड़ के बनाया एक ही सब्सटेंस। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, पानी डाल दिया भगोने में, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, ये सब मिला करके क्या बना, एक ही सब्सटेंस बना, क्या, चाय। कुछ और नया सब्सटेंस बना, नहीं बना, सिर्फ चाय तो बनी ना भगोने में, कुछ और तो नहीं बन के तैयार हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ, उसमें काफी सारे रिएक्टेंट्स थे, काफी सारे सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट करे और एक नया सब्सटेंस बना लिया, एक सिंगल सब्सटेंस। और इसी तरह की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या बनेगी डेफिनेशन, कि रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, किनसे, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर to form single product is called combination reaction। इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा। और आपको याद होगा मैंने अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले कि प्रोडक्ट्स हो या रिएक्टेंट्स, उनको अलग अलग लिखने के लिए हम उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो अगर बीच में कोई भी प्लस का सिंबल नहीं है, वो एक ही सब्सटेंस है, और मैंने कहा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट में प्लस का सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके की जब भी आपको कोई रिएक्शन आए आप तुरंत देखते ही समझ जाइएगा, जिसमें रिएक्टेंट में तो प्लस का सिंबल हो, रिएक्टेंट हो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हो कोई एक ही, कोई भी प्लस का सिंबल ना हो, तो वो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि चैप्टर 1 से इसी तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, यही ट्रिक है हमारी कॉम्बिनेशन की, कि प्रोडक्ट देखेंगे सीधा, प्रोडक्ट में अगर एक ही सब्सटेंस हुआ, कोई प्लस का सिंबल नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है, तो वो क्या हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन की, कि जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए घरों पर दीवार में, उसमें व्हाइट वॉशिंग के लिए जो आता है क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें मैंने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, H2O। ठीक है, आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम से क्या बना, वाटर मिला करके स्लेक्ड लाइम बना, और इस स्लेक्ड लाइम का एक और नाम क्या है, लाइम
वाटर, क्योंकि एक लाइम है इसमें वाटर मिला दिया तो नाम क्या बना इसका, एक और लाइम वाटर। अब ये जो हमारी रिएक्शन हुई ना, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दिया और इसलिए एक लाइम बन गया। इस रिएक्शन के दौरान यानी कि वो सफेद पाउडर लाइम, उसमें पानी मिलाया और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। एक सॉल्यूशन हमने वाटर दीवारों पर फेरने के लिए, ठीक है। इस सॉल्यूशन को बनाते टाइम जो उस कंटेनर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में जब रिएक्टेंट्स वहां पर जुड़े तो वहां पर एक हीट पैदा हुई जो कि रिलीज हो गई, बाहर निकल गई हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट बाहर निकले, जिसमें रिएक्शन में हीट क्या हो, रिलीज हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्सो वर्ड बना एग्जिट से, एग्जिट मतलब रिलीज होना, बाहर निकलना, और थर्म को बोलते हैं हीट। जैसे कि थर्मामीटर, ठीक है, ऐसा मीटर जो क्या नाप रहा है, थर्म नाप रहा है, मतलब हीट नाप रहा है हमारे फीवर के टाइम पर, तो उसको थर्म का मतलब क्या हुआ, हीट हुआ। तो एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट कर रहा, रिलीज कर रहा क्या, हीट। ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो थी, साथ ही में टेम्परेचर के बेसिस पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए ये रिएक्शन लिख के आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसमें ऑप्शन में हो कॉम्बिनेशन, तब तो वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ऑप्शन में हुआ सिर्फ एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन नहीं है ऑप्शन में, तब वो आंसर होगा एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आंसर में ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए हमें, तो क्या होगा, तब हमारी प्रेफरेंस होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि मैंने बताया हमारी मेन 5 टाइप्स कौन सी हैं, ये वाली, ये रही कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। एक्सोथर्मिक को हम प्रेफरेंस बाद में देंगे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक हमें पता लग गया जिसमें हीट रिलीज हो रहा है। इसके अलावा सिर्फ हीट ही रिलीज होने वाली एक्सोथर्मिक नहीं होती, जब कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब कोई भी एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, बाहर निकले, एग्जिट करे, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने सांस ली, वो ऑक्सीजन एयर अंदर गई, ऑक्सीजन उसमें से हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंची, फिर उन हर सेल्स ने क्या किया, उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनाई, एनर्जी बनाई, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, हमने वो बाहर निकाल दी, वाटर बना, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, पर एनर्जी भी बनी, और वो एनर्जी क्या इस रिएक्शन में रिलीज हुई है। तो किसी भी रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये थी हमारी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ी एक सब हेडिंग क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन। हम जो पढ़ रहे हैं हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारी क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन की बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि हमने देखा कि कॉम्बिनेशन में वर्ड आ रहा है कंबाइन, उसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने का मतलब सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। तो ऐसी रिएक्शन जब कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। देखो यहाँ प्रोडक्ट कितने हो गए, दो, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। यहाँ प्रोडक्ट कितने हो गए, तीन, बीच में दो प्लस आ गए। लेकिन दोनों में ही देखो रिएक्टेंट में कोई प्लस का सिंबल है नहीं है। रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही है, ये पूरा एक ही सब्सटेंस, अलग अलग एलिमेंट्स मिलके। तो जब हमारा कोई एक ही सिंगल सब्सटेंस, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए into 2 or more than 2 product, then this type of reaction is called decomposition reaction। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और वहां आपको कोई एक ऐसी रिएक्शन दिख जाए जिसमें रिएक्टेंट में तो कोई भी प्लस का सिंबल ना हो, एक ही सब्सटेंस हो, उसमें एलिमेंट्स आपस में जुड़े हो सारे, लेकिन प्रोडक्ट में आपको दिख जाए प्लस के सिंबल, तो आप दूर से ही देख के क्या बता दोगे कि ये कैसी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं हमेशा। अब ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसकी भी हमारी कितनी टाइप है, 3 टाइप होती है। पहली टाइप हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसकी 3 टाइप है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट एक सब्सटेंस छूटेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो इसकी जो तीनों टाइप होगी उनमें भी तीनों में यही होगा। लेकिन बताओ कि फर्क क्या होगा।
फर्क होगा उनके तरीके में कि किस तरह से, किस रीजन से, किस कारण से वो जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, दो तीन पार्ट्स में, दो तीन सब्सटेंसेस में। तो हमारा जो पहला टाइप है डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है एक से ज्यादा सब्सटेंस में विद यूजिंग थर्म। और थर्म का मतलब मैंने क्या बताया, हीट। तो हीट का यूज करते हुए जो कोई एक सब्सटेंस है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है दो तीन सब्सटेंसेस में। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को यूज करके, कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग का यूज करके डिकम्पोजिशन हो, वो कहलाती है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक टाइप है हमारी क्या, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस में क्या वर्ड आ रहा है, फोटो, और आपने एक और वर्ड सुना है ऐसे मिलता जुलता, क्या, फोटोसिंथेसिस, पढ़ा है ना। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ, फोटो मतलब फोटोन, सनलाइट के पार्टिकल्स, और सनलाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, जैसे सिंथेटिक फाइबर, बनाए गए फाइबर। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोन यानी सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, सिंथेसाइज करना, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो वैसे यहाँ पर भी फोटो वर्ड आ गया तो सनलाइट आ गई। तो सनलाइट की मदद से जब कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए दो तीन प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा, उसको अगर हम धूप में रख दें तो उसका सिल्वर टूट के अलग हो जाएगा और क्लोरीन या ब्रोमीन टूट के अलग हो जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसमें देखो सनलाइट की मदद से क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ है। हम पहचान जाएंगे तुरंत, जैसे सनलाइट का जिक्र आएगा हमें पता लग जाएगा कि हमारी क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर एरो के ऊपर लिखा है हीट, तो ये कैसी एग्जांपल होगी हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होगा। अब दो टाइप हो गई हमारी तीसरी टाइप है डिकम्पोजिशन की, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का मदद करके, इसमें भी यही होगा सेम तीनों टाइप की तरह, मेन डिकम्पोजिशन की तरह, कि एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा दो तीन सब्सटेंस में, लेकिन यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, और एक सब्सटेंस जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में, रिएक्टेंट होगा एक, प्रोडक्ट होंगे एक से ज्यादा, वो कितने भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जैसे एग्जांपल है हमारा वाटर, वाटर में हमने लिया अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ये जिस मेथड से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करके हम करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या, देखो हम दो रोड ले लेते हैं। हमने पढ़ा हमारे पास क्या है, दो तरीके की रोड होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड रोड होती है। एनोड रोड होती है हमारी पॉजिटिव और कैथोड रोड होती है हमारी नेगेटिव रोड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करके इसमें एक सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कोई भी सेल, बैटरी या और कोई सप्लाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमारे दो टर्मिनल होते हैं, हमेशा फिजिक्स में हमने पढ़ा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा जुड़ेगी पॉजिटिव रोड से, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा एनोड से, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो जुड़ेगा नेगेटिव रोड से, यानी कि नेगेटिव जुड़ा किससे, कैथोड से। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, इसमें सॉल्यूशन भर दिया, और हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, वाटर। तो जब हमने इसमें वाटर डाला, वाटर होता है हमारा H2O, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तुरंत वाटर का जो H2O होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। H2O का हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनका जब बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। वहीं जो हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस वजह से हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कहा जाएगा नेगेटिव रोड पे, क्योंकि अपोजिट चार्ज साइन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जस्ट लाइक हमारे जो होते हैं मैग्नेट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन
सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन वो जाएगा नेगेटिव रोड यानी कैथोड पे, और जो नेगेटिव है हमारा ऑक्सीजन वो जाएगा हमारा पॉजिटिव रोड यानी एनोड पे। और नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, हमारे आयन्स होते हैं ना चार्ज, दो तरीके के होते हैं, एक अनायन और एक कटायन। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो अनायन कहलाया, तो अनायन गया एनोड पे, ए से अनायन ए से एनोड। ठीक है, अब क्योंकि कटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन हमारा कटायन हो गया, तो कटायन सी से कटायन और सी से कैथोड, तो जो हमारा कटायन है वो गया कैथोड पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस का डिकम्पोज करते हैं, एक रिएक्टेंट का 2-3 प्रोडक्ट में, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से जो डिकम्पोजिशन हुआ इसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिकम्पोजिशन की 3 टाइप्स। अब इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये तीनों ही जो टाइप्स थी उसमें एक में कोई जो सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जब टूट रहा है, एक में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब टूट रहा है, एक में इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहा है तब टूट रहा है। एब्जॉर्ब करना मतलब अंदर लेना, ठीक है, इन। और इसी तरह हम जैसे हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक में थर्म यानी हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गया, या कोई एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसी तरह जब कोई एनर्जी अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या सनलाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी जब सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे और डिकम्पोज हो जाए 2-3 सब्सटेंसेस में, ठीक है, या डिकम्पोजिशन ना भी हो रहा हो, अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, अंदर जा रही हो सब्सटेंस के, और उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, तो उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया था क्योंकि हीट रिलीज हुई थी। इसमें आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो क्यों, क्योंकि आसपास की हीट को उसने या एनर्जी को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऐसी रिएक्शन एनर्जी क्या कर ली जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए सब्सटेंस के द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा। हमारी अगली टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में नाम ही आ रहा है क्या, प्लेस, और प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह, और डिस का मतलब होता है जगह को चेंज कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, वो कम रिएक्टिव को जो कि कमजोर है उसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element, then this type of reaction is called displacement reaction। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस तरह का समझो कि ज्यादा पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, अपने से कम पावरफुल वाले को उसकी जगह से हटा देकर खुद बैठ जाएगा। ऐसा ही तो होता है, सब अपने से कमजोर वाले पर अपना जोर चलाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होगा कि कोई भी जो रिएक्शन होगी, देखो हमने कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे हमारे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा तो होगा ही होगा, है ना, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। लेकिन हमने देखा डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है ना, एक में प्रोडक्ट एक ही है और एक में रिएक्टेंट एक ही है ना। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक ही है, डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक ही है। लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट में भी 2 होंगे और प्रोडक्ट भी कितने होंगे, 2 होंगे हमेशा। ठीक है, तो जहां पर 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट दिख जाए, लेकिन एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगा हमेशा। और वो सिंगल एलिमेंट क्या करेगा, जो जुड़े हुए एलिमेंट्स है उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रोडक्ट में अकेला रह जाएगा। रिएक्टेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट अकेला है और प्रोडक्ट में लेस रिएक्टिव एलिमेंट अकेला है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा सॉल्यूशन में, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट अकेला रह जाएगा। ऐसे ही तो होता है भाई, कॉपर आया, उसे SO4 के साथ बैठना था, तो उसने क्या करा, मरकरी को हटा के अलग कर दिया अकेला और खुद SO4 के साथ बैठ गया। तो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों में या कोई भी ले लो, तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, उसे डिस्प्लेस करके अकेला कर देगा। उनके साथ देखो प्रोडक्ट में कोई जुड़ा है नहीं, और खुद जाके क्या हो जाएगा, खुद जाकर जुड़ जाएगा किसी सॉल्यूशन के साथ, SO4 हो गया या दूसरा कोई भी जो एलिमेंट या कंपाउंड बना हुआ है उसके साथ खुद जाकर जुड़ जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमेशा हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो रिएक्टेंट भी 2 होंगे और
प्रोडक्ट भी 2 होंगे, और एक रिएक्टेंट में एक एलिमेंट जो अकेला होगा, अब वो प्रोडक्ट में वो जुड़ा हुआ है, और रिएक्टेंट में जो जुड़ा हुआ था प्रोडक्ट में वो अकेला रह गया है हर रिएक्शन में। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगाना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। भाई मैंने कहा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो ये पता लगेगा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है हमारा, क्या है वो देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी के लिए। तो हमने क्या किया, केदार का क्या ले लिया, के ले लिया, और के सिंबल किसका है, पोटेशियम का। तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन हुआ, पोटेशियम हुआ, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारी, इसमें हमारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज लगी हुई है हमारी। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी। इसका केदार का के पोटेशियम हो गया, नाथ का Na सोडियम हो गया, सीए का सीए कैल्शियम हो गया, माली का Mg मैग्नीशियम हो गया, आलू का Al एल्यूमिनियम हो गया, जरा का Zn जिंक हो गया, फीका का Fe आयरन हो गया, पकाता का Pb लेड हो गया, है का H हाइड्रोजन हो गया, चीफ का Cu कॉपर हो गया, मिनिस्टर का M। देखो अब यहां से क्या है, जो मिनिस्टर का M है उससे एलिमेंट का नाम है, मिनिस्टर का M हो गया मरकरी, और मरकरी का सिंबल हो गया Hg। वही सोनिया का S हो गया, S से हो गया सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल है Ag। वही गांधी का G से हो गया गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल है Au। तो ये क्या हुई, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हुई। तो इसमें जो पोटेशियम होगा वो अपने से नीचे वालों को सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन डिस्प्लेस कर देगा मतलब देखो ये पोटेशियम है, इसके नीचे चाहिए Fe आया, ये तो काफी नीचे, चाहे सोडियम जो इसके जस्ट नीचे वो भी यहाँ पर आ जाता ना, तो ये उसे भी डिस्प्लेस कर देता। मतलब जो पोटेशियम है वो किसी को भी क्या कर देगा, यहाँ पर कोई भी आ जाए उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जो सोडियम होगा वो सबको तो करेगा अपने से नीचे वालों को, लेकिन पोटेशियम को नहीं कर पाएगा। वहीं कैल्शियम अपने से नीचे वालों को सबको कर देगा डिस्प्लेस, लेकिन ऊपर सोडियम और पोटेशियम को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे जिंक ले लिया, तो इसके नीचे जो भी हैं उन सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अपने से ऊपर वालों को नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिख दूं या लेस रिएक्टिव एलिमेंट लिख दूं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ Hg, तो अगर मैं Hg से नीचे वाला यानी कि Ag या Au, अगर यहाँ HgSO4 के साथ में Cu तो देखो इससे ऊपर है, इसलिए तो इसे डिस्प्लेस कर चुका। लेकिन अगर यहाँ साथ में इसकी जगह मैं इससे नीचे वाला कोई लिख दूं, यहाँ लिख दूं Ag या Au, तो वो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो अच्छा लास्ट में कौन है हमारा, Au गोल्ड। तो ये क्या किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, ये इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है। लेकिन गोल्ड को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, सभी कर देंगे। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वहीं पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसको इनमें से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये हुई क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हमने देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक सिंगल एलिमेंट, एक अकेला एलिमेंट जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, वो किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है। किसमें से, उसके कंपाउंड में से, उसके सॉल्यूशन में से, उसके सब्सटेंस में से, और प्रोडक्ट में उसे अकेला कर देता है और खुद जुड़ के बैठ जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। लेकिन ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार प्लेस चेंज किया जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। अब उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम इसे जानते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमारी, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, मतलब जो आयंस होते हैं वो हमने पढ़े ना 9th क्लास में, आयंस का एक्सचेंज होना। आयंस क्या होते हैं, देखो आयंस होते हैं हमारे चार्ज, और चार्ज हमें पता है 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है हमारा कटायन
और नेगेटिव होता है हमारा अनायन। तो देखो हमारे ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जब आपस में जुड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, जिस वजह से एक बन जाता है कटायन और एक बन जाता है अनायन। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट की, तो यहाँ पर ये जो सोडियम सल्फेट है, अगर मैं सल्फेट को देखूं सिर्फ SO4 को, तो ये जो मेरा SO4 है यहाँ पर ये मेरा S बन गया, ठीक है। ये जुड़ गया, कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 4, तो ये लो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन जो ये रहा, लेकिन अब बाकी ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड नहीं बनाता, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए 2 ले लिए इसने सल्फर के साथ शेयर कर लिए। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इस ऑक्सीजन पे, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। वही इसका देखो, इसका भी साथ यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 सल्फर के मिला करके इसके 6 और 2 8 पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वही ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वही ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये सल्फर का 7, तो 1 ऑक्सीजन की 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी है, जैसे ही SO4 घूम रहा होगा कहीं और उसके आसपास क्या रहेंगे, सोडियम आ जाएंगे। तो सोडियम के हमें पता है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी हमें पता है क्या है, +1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो एक सोडियम आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, वो इसे दे देगा, जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज और इस सोडियम पर आ जाएगा क्या, 1 पॉजिटिव चार्ज। वही इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या आएगा, 1 सोडियम आ जाएगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। वही इस सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि जो सोडियम है दोनों, उन पर पॉजिटिव चार्ज है, 1 सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2 पर 2 हो गए, तो जिस वजह से ये इनके साथ जुड़ पाया। एक ऑक्सीजन के पास 1 नेगेटिव चार्ज, पर ये सोडियम तो अलग अलग थे लेकिन ये सब्सटेंस थोड़ी अलग अलग था, तो इस पूरे सब्सटेंस पर कितने चार्ज हुए, -1 कितने हुए, -2। तो पॉजिटिव वाला क्या कहलाता है हमारा, कटायन कहलाता है, और नेगेटिव वाला हमारा क्या कहलाता है, अनायन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह BaCl2 में देखो, जो हमारा Ba है हमें पता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके पास क्या होगा, ये 2 क्लोरीन आएंगे, क्योंकि क्लोरीन का पता है हमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। उस पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक क्लोरीन इधर आगे इसके पास, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, जिस वजह से इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। वहीं एक क्लोरीन इधर आ जाएगा इसके पास, ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज और इस बैरियम पर 1 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बैरियम पर हो गए +2 चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बैरियम पर हो गए +2 और क्लोरीन पर हो गया -1 चार्ज। दो क्लोरीन के मिला के 2 नेगेटिव है, तब ये वैलेंसी आपस में पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन एक क्लोरीन पर तो 1 ही नेगेटिव है ना। अब देखो आगे, तो ये पॉजिटिव की वजह से क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा कटायन, और ये नेगेटिव की वजह से कहलाया हमारा अनायन, ठीक है। ये कटायन अनायन ये क्या है हमारे, ये आयन्स है हमारे। तो जब क्या होता है कि हम ऐसे सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, या एक मान लो एक मैंने वो लिया कंटेनर या कोई ऐसा बीकर लिया या कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया, कोई भी ऐसी चीज ले ली जिसपे मैंने क्या रख दिया, इन दोनों सब्सटेंसेस को या इन दोनों कंपाउंड को मैंने क्या कर दिया, एक जगह डाल दिया। तो देखो इनके चार्ज क्या अलग अलग है, इसका -2 है, इसका +1 है। तो ये जब चार्ज इनके जो अपोजिट होते हैं वही हमेशा जुड़ते हैं हमेशा आपस में, तो ये जुड़े हुए आपस में, इनके अपोजिट चार्ज हैं, ये आपस में जुड़े हुए, लेकिन इनके चार्ज इक्वल नहीं है ना, जिस वजह से इसकी भूख मिटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की 2 सोडियम को आना पड़ा, ठीक है। वही जो बैरियम है उसको ओवर हीटिंग हो गई थी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसे देने थे, तो 2 क्लोरीन आने पड़े,
एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तब जाके उसका थोड़ा पेट बैलेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी चार्ज क्या है, अपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी चार्ज अपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैं जब एक जगह डालता हूं तो उनके बॉन्ड क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिस वजह से वो टूट जाते हैं। तो इसका जो है सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इसका, और इसका सल्फेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वहीं इसका क्या है, बेरियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या करेगा, इसका कटायन, क्योंकि पॉजिटिव वन वाला है और ये नेगेटिव वन वाला है, तो पॉजिटिव वन वाला जाएगा अपने अपोजिट चार्ज के पास, लेकिन जो इक्वल चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वन वाला जाएगा नेगेटिव वन वाले के साथ, तो Na चला जाएगा किसके पास, Cl के पास। और वहीं जो सल्फेट है उसके पास कौन आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव 2 है, इसका नेगेटिव 2 है, अपोजिट तो चार्ज है लेकिन साथ में इक्वल चार्ज भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव 2 आ गया पॉजिटिव 2 के साथ, और बी जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, +2 वाला, ये -2 वाला, ये देखो अपोजिट चार्ज भी और सेम चार्ज भी, ये जुड़ गए आपस में। इधर से पॉजिटिव वन वाला जाएगा नेगेटिव वन वाले के साथ, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब सेम चार्ज भी है और अपोजिट चार्ज भी और इक्वल चार्ज भी है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसका कटायन चले गए इसके एनायन के पास, और इसका कटायन चले गए इसके एनायन के पास, और ये कटायन एनायन क्या है, आयंस है, जिस वजह से हमने इसे क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोला हमने इसे, एक्सचेंज ऑफ आयंस बोला हमने, कि जिस भी ऐसी रिएक्शन में क्या हमें देखने को मिले, एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिले, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आयंस क्यों आया, आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से, कटायन एनायन के एक्सचेंज होने की वजह से। वही नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार सोडियम ने जाके बैरियम की जगह ले ली, बन गया NaCl। ठीक है, एक बार बैरियम ने जाके सोडियम की जगह ले ली, बन गया BaSO4। तो 2 बार जगह चेंज हुई है ना, 2 जनों ने जगह चेंज की है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें देखने को मिला कि जो बैरियम सल्फेट था ना, बैरियम सल्फेट, वो क्रिस्टल की फॉर्म में उस बीकर में या उस कंटेनर में नीचे बैठ गया, जो कि इनसोल्यूबल था। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में बना, और वो कैसा है, वो इनसोल्यूबल है। जो ये रिएक्शन हुई और जो भी यहां सब्सटेंसेस बने, उसमें जो बैरियम सल्फेट था ये उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ, घुला नहीं, मिला नहीं, जिस वजह से वो क्या हुआ, क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे 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 दानों की फॉर्म में नीचे जाके बैठ गया कंटेनर में। तो उन्हें हम जो क्या कहते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे छोटे छोटे दाने बैठ जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेट्स कह देते हैं, प्रेसिपिटेट्स। और ये प्रेसिपिटेट जब किसी रिएक्शन में बन जाए, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में इनसोल्यूबल होते हैं, जो वो नीचे बैठ जाए कंटेनर में, उसी को हम रिएक्शन को क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ कैसी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन हुई जिसमें क्या प्रोड्यूस हुए, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुए हैं। और ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है, इनसोल्यूबल, और कैसी फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे छोटे दाने। तो हमारे पास अगली और लास्ट 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम 2 बातें जानते हैं, कि एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, जैसे कोई भी फूड सब्सटेंस है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, या कोई और मटेरियल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, कि जब कोई भी ऑक्सीजन ऐड हो किसी भी सब्सटेंस में, या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, है ना। भाई नाम में ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन तो ऐड होना है ही, अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाती है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए एक सब्सटेंस में से, तो हम कह देते हैं कि उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, नहीं है, इसके साथ मैंने ऐड कर दी, अब यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ये बन गई क्या, कॉपर ऑक्साइड बन गई। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, और वो क्या बन गया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बन गया है।
ठीक है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। अब इसी तरह एक रिडक्शन नाम की एक चीज आती है। रिडक्शन में क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो रही थी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, है ना। रिडक्शन में एक वर्ड आ रहा है कि रिड्यूस, तो रिड्यूस का मतलब क्या है, कम होना। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन बढ़ रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगी या रिड्यूस होगी। तो जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए या रिमूव ही हो जाए, हट ही जाए पूरी तरह, और ठीक है, तो ऑक्सीजन या तो रिमूव हो जाए या हट जाए, या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। उस रिएक्शन को या उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं कि उसका सब्सटेंस का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर के साथ क्या जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यहाँ से जैसे यही कॉपर ऑक्साइड मैंने ले ली, इसके साथ मैंने जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसकी जो ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के पास चली गई और कॉपर क्या रह गया, अकेला रह गया। तो क्या हुआ, ये जो कॉपर था उसकी ऑक्सीजन को कौन ले गया, हाइड्रोजन ले गया। तो कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर क्या ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव हो गई। तो हमने क्या करा कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई या रिमूव हो गई। तो ये हमारी क्या, ऑक्सीडेशन की कंडीशन, और ये हमारी रिडक्शन की कंडीशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन में उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब आते हैं वापस से किस पे, रेडॉक्स रिएक्शन पे। ये जो हमने दो कंडीशन देखी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कंडीशन देखने को मिल जाए तो क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुई, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाए, अदर रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाए किसी रिएक्शन में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स में देखो जो वर्ड लिखा ना रेडॉक्स, इसमें आरईडी वर्ड लिया है रिडक्शन के लिए और ओएक्स का वर्ड लिया है ऑक्सीडेशन के लिए। तो जब किसी रिएक्शन में रेडॉक्स का जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाएं साइमल्टेनियसली, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ओएक्स, ठीक है। और इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह देते हैं, कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया एक सब्सटेंस का और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया। तो ये रही हमारी क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ये जो मेरा एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड में मैंने हाइड्रोजन ऐड करी तो क्या बना, कॉपर बना और वाटर बनकर रिलीज हो गया। मतलब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड थी, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, हीट दे दी, तो जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था वो कहां चला गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया, कॉपर अकेला रह गया। या अकेला कोई सब्सटेंस ना भी रहे, उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसमें से ऑक्सीजन हट गया और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका हुआ क्या, ऑक्सीजन हटा तो इसका हुआ रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का हो गया ऑक्सीडेशन, एक सब्सटेंस का हो गया रिडक्शन, तो ये रिएक्शन क्या कहलाई हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाई। अब इसमें एक चीज हमें देखने वाली बात है कि जो ये हमारा CuO है ना, CuO, इसमें ए सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वही मैं इस सब्सटेंस को और भी कुछ बोल सकता हूं, अभी आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखो कि जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इस हाइड्रोजन में क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, मैं इसे कह सकता हूं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा CuO है जिसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से है, इसका रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन ने इसका रिडक्शन करवाया है, हाइड्रोजन ने इसका काम करवाया है, और काम करवाने वाले को अक्सर हम क्या कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं। तो इसका क्योंकि जो रिडक्शन हुआ है वो हाइड्रोजन ने करवाया है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या करवाया है, रिडक्शन करवाया है, किसका, कॉपर ऑक्साइड का। वही हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी, तो इसने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया हाइड्रोजन का, तो इसी को हम
और भी क्या कह सकते हैं, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारा क्या टोटल रेडॉक्स रिएक्शन की कंप्लीट हमारी डिटेल कि इसमें क्या हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रहता है या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, क्या हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस रहता है या क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। तो जो हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन गया, जो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी बन गया। ओके, अब हम आगे देखेंगे हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या चीज आ गई, देखो कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस एक्सपोजर में आता है, एक्सपोजर मतलब कांटेक्ट में आता है किसी अपने एनवायरनमेंट में ऐसे सब्सटेंस के, जिससे उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब उसकी वो जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज थी पहले वाली, अब वो बात नहीं रहती, अब वो काम वो वाला पहले वाला वो नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मैं बात करूं लोहे की, आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे का हमारा गेट या कोई भी लोहे की ऐसी चीज, रोड वगैरह कुछ भी, जैसे आयरन रोड होती है हमारे पिलर्स में लगती है घरों में, कहीं भी आयरन की कोई भी चीज होती है, अगर वो मॉइस्ट एयर में रहती है, मॉइस्ट एयर मतलब नमी वाली हवा, जहां पर पानी के पार्टिकल्स भी मौजूद हो वाटर के, है ना, और एयर भी हो, तो जब ऐसा एटमॉस्फेयर उसके आसपास रहता है आयरन के, तो वो उनके कांटेक्ट में आके क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर, उस पर जड़ लग जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्ट, कह देते हैं कि आयरन पर रस्ट लग गई है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है। तो उससे क्या हो गया, आयरन की वो प्रॉपर्टीज जो थी पहले, स्ट्रोंगनेस कितना स्ट्रोंग था, अब वो उतना स्ट्रोंग नहीं रहा, है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी को हम क्या कहते थे, इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। और ये जो हमारा सब्सटेंस जो है तो खराब हो गया है, अब वो प्योर नहीं रहा, उस सब्सटेंस को कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, हमारा कोरोड हो गया है। तो सब्सटेंस जब कोई हमारा कोरोड हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। तो कोई भी जब मेटल एक्सपोज में आता है किसी ऐसे सब्सटेंस के, जिससे कि उसकी क्या हो जाती है, एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो सकती है या कोई और लेयर फॉर्म हो सकती है, उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, कोरोड हो गया है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, आयरन पर रस्टिंग हो जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जब भी आयरन, मैंने भी बताया कि आयरन के जब भी किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, एक लेयर जम जाती है, और वो लेयर किस चीज की होती है, आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, रस्ट कह देते हैं कि आयरन पर रस्ट क्या हो गया, रस्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो हमारा आयरन है जिस पर रस्ट फॉर्म हो जाता है, जो कि आयरन ऑक्साइड की एक लेयर है जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो कब होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ। इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है कि जो हमारा सिल्वर होता है, चांदी, जैसे पायल होती है घरों में चांदी की, या अंगूठियां होती है, हम ज्वेलरी में सिल्वर यूज कर लेते हैं ना चांदी, तो वो क्या देखते हैं हम घर में कि पहनते पहनते रखी रखी चांदी कैसी पड़ गई है, काली पड़ गई है। क्यों, वो एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ गई है उस सिल्वर के ऊपर। कैसे, वो जो सिल्वर है वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक सल्फर नाम की गैस होती है, तो वो जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ क्या कर गया है, रिएक्ट कर गया है, जिससे उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ गई है। और वो कोटिंग किस चीज की होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। मतलब सिल्वर में क्या जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, तो क्या बना, सिल्वर सल्फाइड बना। ये केमिकल रिएक्शन हुई, तो वो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है सिल्वर के ऊपर, सल्फर के साथ रिएक्ट करने की वजह से। और वो कोटिंग किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। तो एस से सिल्वर और एस से सल्फर, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ। वहीं हमारा अगला एग्जांपल क्या है, कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हमारी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, काफी अलग अलग गैसेज हमारी एयर में। तो जो हमारी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है कौन, कॉपर। उसी वजह से कॉपर के ऊपर एक लेयर जम जाती है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। और ये जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम गई है कॉपर के ऊपर, ये क्यों चढ़ी, क्योंकि उसने कॉपर ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, CO2 के साथ। और वो CO2 भी कैसी थी, मॉइस्ट थी, मॉइस्ट CO2 के साथ। और वो जो लेयर बनी कॉपर के मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्ट करने की वजह से जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनी, उस लेयर, वो लेयर किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की, एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर। तो ये था हमारा टॉपिक कोरोजन। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या चीज है,
जैसे हमने देखा कि मेटल्स या कुछ सब्सटेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं, कोरोड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने कोरोजन कह दिया। ठीक इसी तरह हमारे कुछ फूड सब्सटेंसेस या काफी फूड सब्सटेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे मेटल्स खराब हो रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फूड खराब हो रहा है। तो फूड सब्सटेंस हमारे खराब कैसे हो रहे हैं, उन फूड सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट जो हमारे फैट एंड ऑयल होते हैं, वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर में से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अपने साथ ऐड कर लेते हैं। और उनका क्या हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो जब भी कोई फूड सब्सटेंस का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब उस फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएं, तो क्या कहते हैं, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, जिससे कि फूड का टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि हम घरों में देखते हैं, कोई बिस्कुट का पैकेट है, खुला रख दिया, बिस्कुट पसीज गए, है ना, नमी ले गए कह देते हैं ना। और या कोई नमकीन है, वो भी इसी तरह नमी ले जाती है, पसीज जाती है, और फिर कुछ देर बाद अगर हम ऐसे ही रखे उसे, तो उसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूड में प्रेजेंट जो ऑयल और फैट थे वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, जिस वजह से फूड अब हमारा क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस फूड को रेंसिडिटी से बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं, उनमें गैस भरी रहती है ना, या कोई भी सील्ड पैकेट जो फूड सब्सटेंस आता है उनमें गैस भरी रहती है। वो गैसेस कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन या हीलियम गैसेस हम उनमें भर देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं रहती, कॉन्टेक्ट में नहीं रहती, और उनका एयर के साथ कांटेक्ट टूटा ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। ऑक्सीडाइज नहीं होंगी तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन ना आने दे फूड सब्सटेंस तक, और वो कौन है, नाइट्रोजन और हीलियम गैस। तो बताओ, फूड के पास हमें ऑक्सीजन आने देनी है, नहीं, ऑक्सीजन तो दूर रखनी है। क्या क्या रखते हैं हम फूड के आसपास, नाइट्रोजन और हीलियम। इसी तरह हमारे जो मेटल्स थे उनको भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रिवेंशन हम मेटल्स के पढ़ेंगे अगले 3rd चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। फिर भी हम एक बार जान लेते हैं कि जो मेटल्स है उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उनके काफी सारे तरीके हैं, जैसे पेंट कर दो उन पे, ऑयलिंग है ना, ऑयल कर दो, या ग्रीस लगा दो उन पर, या फिर और कुछ केमिकल प्रोसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उनको किससे, कोरोजन से। जैसे कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर हम चढ़ा देते हैं, या एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं। जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे एल्यूमिनियम की, तो एनोडाइजिंग कह दिया। अगर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी तो क्रोम प्लेटिंग कहला दिया। या फिर हम क्या कर देते हैं, एलॉय बना देते हैं। एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल, या मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर नॉन मेटल, ठीक है, तो इसको हम एलॉय कह देते हैं। तो ये सारे तरीके हमारे क्या, प्रिवेंशन करने के मेटल्स को, किससे, कोरोजन से। और फूड को प्रिवेंशन कर सकते हैं रेंसिडिटी से, कैसे, एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक एक डिटेल पॉइंट हमारे नोट्स हमने कंप्लीट देखे इस चैप्टर के। इसमें आपको चैप्टर में आगे कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये वीडियो देखिए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिससे आपकी बोर्ड्स की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और इस चैप्टर के में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। धन्यवाद।